चलिए ह्यूमन ज्योग्राफी में हम एक कदम और आगे बढ़ेंगे। देखिए हमारी अर्बन इश्यूज़ की सीरीज़ चल रही है और उसमें आज हम एक टॉपिक करने जा रहे हैं, दैट इज़ द स्टबल बर्निंग। लेकिन इस टॉपिक को हम एक बहुत ही यूनिक वे में टारगेट करेंगे, द रूरल अर्बन कनेक्ट। देखिए बहुत से ऐसे इश्यूज़ हैं जिनका सॉल्यूशन आज की डेट में हमारे पास अभी तक अवेलेबल नहीं है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये स्टबल बर्निंग का इशू है। धान की खेती के बाद, पैडी की हार्वेस्ट के बाद उसकी बचे हुए ग्रास को, उसके बचे हुए स्टाक को किसानों के द्वारा जला देना। कुछ लोग इसे रूरल प्रॉब्लम से जोड़ के देखते हैं, कुछ लोग इसे अर्बन पॉल्यूशन से जोड़ के देखते हैं, जैसे दिल्ली में सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर जो कि इससे कंट्रीब्यूट होता है। कुछ लोग इसे एग्रीकल्चरल इशू से जोड़ करके देखते हैं, कुछ लोग इसे एयर पोल्यूशन और अर्बनाइजेशन से जोड़ करके देखते हैं। सब्जेक्ट एरिया ही डिसाइडेड नहीं है प्रॉपर, क्योंकि हमने इसे एक हॉलिस्टिक सेंस में कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच से उस लेवल पर ऑब्जर्व नहीं किया। यहीं पर सबसे बड़ी समस्या थी। देखिए स्टबल बर्निंग को जब आप स्टडी करते हैं और उसमें जब आप अर्बन इश्यूज़ का जिक्र करते हैं, तो अर्बन इश्यूज़ का मतलब यहाँ पर क्या है? अर्बन एरिया की जब हम बात करते हैं तो अर्बन एरिया एक अर्बन सिस्टम है कि उसकी अपनी कंट्री साइड के साथ क्या कनेक्टिविटी है। अर्बन एरिया एक फंक्शनल यूनिट है कि वो अपने कंट्री साइड के साथ किस तरह के सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक रिलेशन इस्टेब्लिश कर रहा है, कैसे सिटी के अंदर इंट्रा सिटी, इंट्रा अर्बन एरिया सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल, पॉलिटिकल रिलेशन फॉर्म हो रहे हैं, और कैसे इंटर सिटी, कैसे इंटर स्टेट इन द सिटी। तो दिस इज़ अ सिस्टम। ऐसे में वही दिल्ली जो पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी के ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से वहाँ पर हुई सरप्लस क्रॉप प्रोडक्शन से वहाँ के फार्मर्स के पास आई अल्टीमेट इनकम, और उस सरप्लस क्रॉप प्रोडक्शन की वजह से इतना बड़ा सेक्शन अर्बन एरिया का सपोर्ट हुआ, दैट इज़ अ नॉन प्रोडक्टिव सेगमेंट। एग्रीकल्चर तो वो नहीं करता था, लेकिन सरप्लस एग्रीकल्चर था तो वो सपोर्ट हो पाया। तो वही दिल्ली इस चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहती है, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी और पंजाब का। लेकिन वही दिल्ली जब यहाँ पर स्टबल बर्न होती है तो कहती है कि ये पोल्यूशन सारा पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी का है, हमारा इसमें कोई दोष ही नहीं है, उन राज्यों को संभलना चाहिए। तो आपको ये समझना होगा कि तेज़ी से बढ़ती जनसंख्या, तेज़ी से बढ़ती इंडस्ट्रियलाइजेशन, उसकी वजह से तेज़ी से बढ़ता इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, रेलवेज के द्वारा तेज़ी से एग्रीकल्चर लैंड को कैप्चर करना, क्या ये एक डिमांड क्रिएट नहीं करता कि हमारी क्रॉप प्रोडक्शन बम्पर हो? और वो बम्पर क्रॉप प्रोडक्शन के लिए क्या हमें हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स यूज़ नहीं करने पड़ेंगे? क्या हमें केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ नहीं करने पड़ेंगे? इन हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स को यूज़ करने की वजह से क्या क्रॉप साइकिल शॉर्ट नहीं हो रहा? क्या तेज़ी से एक क्रॉप के बाद दूसरी क्रॉप लगाने के लिए हमें समय कम नहीं पड़ता चला जा रहा? क्या इसकी वजह से ही वो जो जैविक खेती के तहत एक नेचुरल साइकिल होता था वो कर्टेल होकर के एक आर्टिफिशियल क्रॉप साइकिल में हम जब कन्वर्ट हुए हैं, सिंथेटिक क्रॉप साइकिल में, तो इसकी वजह से आज इस तरह की समस्याएं खड़ी हैं। तो क्या इसे सिर्फ रूरल एरियाज और एग्रीकल्चर से जोड़ करके देखा जाए तभी इसका हल है? क्या किसानों के ऊपर लगातार कई तरह के जुर्माने लगा देना, लगातार नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के द्वारा दिल्ली सरकार पर जुर्माने लगा देना? इसका एक हॉलिस्टिक व्यू आपको लेना पड़ेगा, जिसमें आपको आज़ादी से पहले से पंजाब के किसानों की क्या हालत थी, किस तरह से सिविलाइजेशन ने खुद को ट्रांसफॉर्म किया, किस तरह से एग्रीकल्चर रिवैम्प हुआ, रेवोल्यूशन आया। लेकिन उसकी एक साइड को तो हमने देखा, बम्पर क्रॉप प्रोडक्शन को, लेकिन उसके नेगेटिव्स को हमने ऑब्जर्व नहीं किया। हमें फार्म मैकेनाइजेशन तो चाहिए था, हाई यील्डिंग वैरायटीज चाहिए थी, बम्पर प्रोडक्शन, लेकिन उसके क्या नेगेटिव्स हुए हैं, इनफैक्ट फार्मर के खुद के लिए वो हमने नहीं समझा। ये एक ओवरऑल इट इज़ रिलेटेड विद द सिस्टम ऑफ द सिविलाइजेशन इन विच अर्बन एरिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. So in the context of urban issue today we will study about the stubble burning in the rural urban connect aspect, और हर चीज़ आपको बहुत ही डिटेल में समझाएंगे। तो चलिए समझते हैं हर पहलू को, तभी आप इसको ह्यूमन ज्योग्राफी के स्कोप में आज पढ़ रहे हैं ताकि आप इसके हल, सुझाव समझा पाएं। तो ऐसे में स्टडी करते हैं स्टबल बर्निंग। स्टबल बर्निंग क्या होता है अनमोल? ऐसा माना जाता है कि पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न यूपी के एरिया में अक्टूबर मिड में, कब, मिड ऑफ अक्टूबर में आकर के जो क्रॉप्स होती हैं पैडी की, पैडी क्रॉप किसको कहते हैं बेटा? चावल की फसल, जिसे हम हिंदी हार्टलैंड एरिया में धान की खेती कहते हैं। तो धान की खेती की कटाई हो जाती है और उसके पीछे लगभग 24 सेंटीमीटर की हाइट का, 24 सेंटीमीटर की हाइट का उसका जो ग्रास स्टैक है, जो रेजिड्यू है, वो बच जाता है, और इसको ही हम कहते हैं स्टबल।
ये जो स्टबल है इसी का मुद्दा है कि इसको जलाने की बात हो रही है। तो मिड अक्टूबर में पैडी की खेती माने कि राइस कल्टीवेशन एरिया मैंने ले लिया पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। अब यहीं से तो सारी कहानी आ गई कि मैंने यही एरिया क्यों लिया भाई, पंजाब हरियाणा वेस्टर्न उत्तर प्रदेश मैंने कैसे ले लिया, और पैडी कल्टीवेशन की ही स्टबल बर्निंग का जिक्र क्यों हो रहा है, वीट का क्यों नहीं हो रहा भाई। लगातार किसान पंजाब हरियाणा वेस्टर्न यूपी के ही ऐसा क्यों कर रहे हैं। समस्या को कभी गहराई से सुलझाया ही नहीं गया, मात्र इस बात पर चर्चा होती रही कि सरकारों के द्वारा कोई मदद दी गई है कि नहीं, और किसान के द्वारा वो मदद अपना करके हल किया गया है कि नहीं। कहानी इतिहास में है, इतिहास को समझते हैं। पंजाब का एग्रो क्लाइमेटिक जोन क्या है। पंजाब में आपको लगभग 50 से 70 सेंटीमीटर के अराउंड रेनफॉल मिल जाएगा पंजाब हरियाणा और वेस्टर्न यूपी के इस एरिया में, और 50 से 70 सेंटीमीटर रेनफॉल और एक लंबा समय विंटर का। इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो पंजाब में मेनली जो क्रॉप्स ऑर्गेनिकली जो ओरिजिनली उगाई जाती थी वो क्रॉप्स हुआ करती थी वीट, क्योंकि प्रोलॉन्ग विंटर सीजन है तो वीट उगाया जाता था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट क्रॉप है यहाँ पे ग्राम्स, चने लगाए जाते थे और मेज लगाई जाती थी। मक्की की फसलें हुआ करती थी, चने हुआ करते थे, वीट लगाया करते थे। ये सारी क्रॉप्स ओरिजिनली इस एग्रो क्लाइमेटिक जोन से बिलोंग करती थी और यहाँ पर ये हुआ करती थी। समय बदलना शुरू हुआ, 1900 का समय आया, पंजाब में खास तरह के चावलों की नस्लें एंटर होनी शुरू हो गई, और इस चावल की नस्ल को हम गोविंद कहा करते थे। ये गोविंद चावल की नस्ल ही है जो बहुत ही कम समय में उग जाया करती थी। यानी कि जितना भी फोटो पीरियड होता है वो फोटो पीरियड इनसेंसिटिव क्रॉप्स हैं। ये PIC फोटो पीरियड इनसेंसिटिव क्रॉप्स, यानी कि सन की लाइट और नाइट, डे का और नाइट का इनकी ग्रोथ पे इम्पैक्ट नहीं पड़ा करता था। तो इन्हें हम कहते थे सट्ठी चावल, माना 60 दिन में हो जाता था ये, 60 डेज, क्योंकि सनलाइट का इम्पैक्ट उस पर उतना रहता नहीं था। इट इज़ अ फोटो पीरियड इनसेंसिटिव क्रॉप, PIC। सट्ठी चावल आ गया, किसान को ताकत मिली, बल मिला। किसान ने देखा कि वही 4 महीने का मानसून सीजन जो होता था, जून जुलाई अगस्त सितंबर, मेरे पास एक विंडो और ऐड हो गई है अप्रैल मई की, क्योंकि सट्ठी चावल है, अप्रैल मई से ही बिगिनिंग कर दूंगा, अप्रैल से। तो अप्रैल मई में क्रॉप निकालेंगे, जून जुलाई में क्रॉप निकालेंगे, जुलाई अगस्त में क्रॉप निकालेंगे। तो एक कॉम्बिनेशन पंजाब में बना 3 फसलों का, जिसमें शुरुआत में जैसे आप सट्ठी लगा लेते हैं, देन परमल और बासमती। तो इस तरह से परमल, बासमती, सट्ठी, गोविंद, ये सारा क्रॉप एक फार्मर लगाने लगा चावल के सीजन में, क्योंकि ड्यूरेशन कम हो गया। इससे उसका रिस्क मैनेजमेंट हो जाता था। उसे ऐसा लगता था कि उस सीजन के दौरान ड्यू टू द वैरायटी ऑफ द क्रॉप, कोई भी एक क्रॉप अगर नुकसान होती है तो कोई एक क्रॉप तो मुझे आउटपुट दे के जाएगी, तो कोई नुकसान नहीं। ये खराब हुआ तो ये दोनों दे जाएंगी, ये खराब हुआ तो ये दे जाएंगी, दोनों खराब है तो कोई एक तो दे जाएगी। वो सीजन मैं बाय कर लूंगा, बच जाऊंगा। ये पंजाब के किसान का, हरियाणा किसान का, वेस्टर्न यूपी किसान का ये नजरिया हुआ करता था। मेनली बात हम पंजाब को फोकस रख के करते हैं, तो ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता था। लेकिन सिनेरियो बदल गया बड़ी तेजी से, समय बदल गया। इंटरेस्टिंग लग रही है बात, इसी परिदृश्य में सब बता देंगे आपको आज। ओके, कहानी बदल गई। कहानी कैसे बदल गई उसे समझते हैं। देखिए, हमारी कंट्री ब्रिटिशर्स के द्वारा रूल की जाती थी, और आपको पता था उनके द्वारा हमारी कंट्री में जो एग्रीकल्चर सिस्टम डेवलप किया गया, उसमें हमेशा फोकस इस बात का रखा गया कि किस तरह से भारत से कैश क्रॉप्स का निर्माण कराया जाए जो कि वहाँ की इंडस्ट्री को सेव कर सके। ये इंपॉर्टेंट था। उन्होंने इरिगेशन नेटवर्क और उन चीज़ों पे उतना फोकस नहीं दिया। फार्मर भी जो है वो कंसोलिडेट हुआ, यानी कि एक फार्मर ऐसा वर्ग बना जो बहुत ही अमीर था, रिच था, और मेजॉरिटी ऑफ द फार्मर के बाद क्रॉप लैंड बहुत कम हुआ करते थे। लेकिन ऐसे में अगर हम पंजाब की बात करें तो 1849 में पंजाब के अनेक्सेशन के बाद से, जब से पंजाब कंट्रोल में आ चुका था, तो पंजाब अंग्रेज़ों के कंट्रोल में आने के बाद यहाँ पर कनाल नेटवर्क एक्सटेंशन हुआ था। मैंने बताया था इसके पहले कमिश्नर लॉरेंस, उनके बारे में आपको कहानी बताई थी। तो कनाल और इरिगेशन नेटवर्क के एक्सपेंशन के लिए वो जाने जाते हैं। तो पंजाब में नहरों का विकास तो किया गया, ये एक बात है। पंजाब में फार्मिंग शुरू से ही प्रोग्रेसिव हुआ करती थी। फार्मर यहाँ पर हुआ करता था क्योंकि कम्युनिटीज़ ऐसी एग्जिस्ट किया करती थी जिनकी 2 ही ब्रांचेज होती थी, या तो वो एग्रीकल्चरल वॉरियर हुआ करते थे या फार्मर हुआ करते थे।
तो खेती बाड़ी एक आधार हुआ करता था। बंदा सिंह बहादुर के द्वारा भी बड़े लेवल पर अपने समर्थन में वो खेती बाड़ी वाला वर्ग ही अपने साथ जोड़ने का प्रयास किया गया। पंजाब रीजन इज़ नोन फॉर द एग्रीकल्चर, ये इंपॉर्टेंट है। और सिख धर्म में तो इसका बहुत लंबा चौड़ा इतिहास है। गुरु नानक देव, सिखों के प्रथम गुरु के द्वारा ही खुद हल चलाया गया था और इसे एक डिग्निफाइड लाइवलीहुड से जोड़ा गया था। ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। कर्म करो की थ्योरी है। एग्रीरियन स्टेट है पंजाब, जिसका पहला नमूना आज आप देखते हैं कि आज की डेट में जितना भी सेंट्रल गवर्नमेंट का सेंट्रल पूल है टू मेंटेन द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पीडीएस के माध्यम से ही सरकारें आपको सब्सिडाइज्ड फूड देती हैं जो डिप्राइव्ड सेक्शन है सोसाइटी का। तो पीडीएस में जाकर के जितना भी क्रॉप पूरे इंडिया लेवल पे डिपॉजिट होता है उसमें 45% वीट पंजाब कंट्रीब्यूट करता है, उसमें 30% राइस पंजाब कंट्रीब्यूट करता है, 45% पीडीएस का वीट हमारा है पंजाब का, 30% राइस का है। इसलिए कोई हर्ज नहीं है अगर आप पंजाब को ग्रेनरी ऑफ द इंडिया कहें, तो पंजाब इज़ द ग्रेनरी ऑफ द इंडिया इन कारणों से। लेकिन ये कोई बहुत थपथपाने वाली बात नहीं है, क्योंकि दर्द है इसी में कि वीट एंड राइस। देयर इज अ स्ट्रॉन्ग मोनोक्रॉपिंग। अगर पंजाब में कुछ हो रहा है तो सिर्फ हो रही है मोनोक्रॉपिंग, इज अ प्रॉब्लम। इसको ट्रेस करना है हमें। 1947 में अंग्रेजों के द्वारा दिए गए इस सिस्टम से देश आज़ाद हुआ और 1950 में एक समस्या हमें देखनी पड़ी। 1947 के बंटवारे के बाद पाकिस्तान भारत का बंटवारा हुआ। यही रीजन है जो सबसे ज़्यादा सफ़र हुआ, पंजाब। अब पंजाब से बहुत बड़ा एग्रीकल्चरल लैंड जो है वो कट चुका था, लेकिन बड़े पैमाने पर पॉपुलेशन का इन्फ्लक्स था। तो पॉपुलेशन इन्फ्लक्स हो रहा है ड्यू टू द डिवीजन ऑफ द पॉपुलेशन, बट बहुत बड़ा हिस्सा भारत के पंजाब का जो पाकिस्तान के रीजन में चला गया। तो एग्रीकल्चरल लैंड का डिप्रिवेशन हुआ, लेकिन पॉपुलेशन इन्फ्लक्स बढ़ रहा है। ये कंडीशन पूरे भारत की ही थी। ऐसे में एग्रीकल्चर भारत में लोगों की फूड की रिक्वायरमेंट मेंटेन करना, महंगाई इन्फ्लेशन को रोकना और इन्फ्लक्स की प्रॉब्लम को डील करना, ये हमारे फर्स्ट 5 ईयर प्लान का एजेंडा भी था। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। 3 मेन एजेंडे ध्यान पे रखे गए कि पहले एग्रीकल्चरल ग्रोथ एंड एग्रीकल्चरल प्रोक्योरमेंट, दूसरा इन्फ्लेशन, बहुत तेज़ी से बढ़ती हुई है महंगाई, और तीसरा इन्फ्लक्स ऑफ द पॉपुलेशन ड्यू टू द पार्टीशन। ऐसे में भारत सरकार के द्वारा कई कदम उठाए गए और शुरुआती दौर में अमेरिका के द्वारा भारत की मदद की गई, लेकिन हमें तेज़ी से कुछ युद्ध देखने पड़े। जैसे 1962 का चाइना के साथ वॉर हुआ और 1965 में हमारी पाकिस्तान के साथ वॉर हुई। 1962 के बाद जब हमारी पाकिस्तान के साथ वॉर हुई थी, इस वॉर के दौरान हम पर कई तरह के प्रेशर माउंट किए गए, क्योंकि लंबे समय से हम पाकिस्तान से एक एड ले रहे थे। ये पैकेज था पूरा का पूरा, इसके तहत फूड भी मिला करता था, इसके तहत मनी भी मिला करती थी, इसके तहत सपोर्ट सिस्टम भी मिला करता था। ये एड हुआ करती थी PL480 एड, इसका नाम था PL 480। इसके तहत हमें खास तरह की वीट एड मिलती थी, ये अमेरिका के माध्यम से। हमारी सोवरेनिटी को हार्म करने का प्रयास किया गया। 1965 के पाकिस्तान के साथ युद्ध के दौरान हमें PL480 की निर्बाधित प्रवाह को रोकने की धमकी दी गई कि हम इसकी सप्लाई रोकेंगे, आप हमारे अनुकूल व्यवहार करें और युद्ध को विराम देने का प्रयास करें, युद्ध नहीं किया जाएगा, ऐसा कहा जा रहा था। ये हमारी सोवरेनिटी पे हार्म हुआ, स्कार्सिटी, और यही वही पीरियड है जो कोइंसाइड कर गया भारत में फैमिन आया। 1965-66 का दौर है फैमिन का, तो फैमिन भी आ गया, युद्ध में हमारा ध्यान लगा हुआ था, खर्चा भी हो गया। उधर से PL480 जो अमेरिका की तरफ से एड आती है, इसमें भी कटौती होने लगी। ये सारी परिस्थितियों ने हमें एक जगह पर ला करके खड़ा कर दिया, जिसमें विचार करना आवश्यक हो गया था, रिक्वायर्ड हो गया था। अच्छा यार, आप लोगों को ये हिंदी शब्द समझ आए थे? आवश्यक हो गया था ये वो। देखिए, आपको भारतीय स्तर पर जाकर के डिबेट डिस्कशन करनी है, बात इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश हम सबको आती है, वी नो इंग्लिश वेरी मच एंड वी कैन डिलीवर लेक्चर इन इंग्लिश, दैट वी नो, बट द आस्पेक्ट इज कि हिंदी स्ट्रेंथेंड भी होना जरूरी है। ओके, तो हिंदी शब्दों का प्रयोग होता है, मुझे उम्मीद है आपको समझ आता होगा। ओके, तो ये आवश्यक हो गया था कि इस पर विचार किया जाए। तो आवश्यक होने के साथ ही 1966-67 वो दौर है जिसे मीडिया ये वर्ड देता है कि इस दौरान ग्रीन रेवोल्यूशन आया। हालांकि ग्रीन रेवोल्यूशन जो इस दौरान आया है, उसके पहले ही इसके प्रयास हो रहे थे और 1962 के दौरान ही सरकारों के द्वारा प्रयास किया गया। और लाल बहादुर शास्त्री एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं जिन्होंने एक प्रोग्राम को थ्रस्ट दिया, वो था इंटेंसिव एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम, IADP, इंटेंसिव एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम एज इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, जो बाद में इंटेंसिव एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम हो गया। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ये एक डेमोन्स्ट्रेशन प्रोजेक्ट था। ये देखा जा रहा था कि कुछ खास तरह की वैरायटी ऑफ द सीड्स अगर हम उगाएं तो कैसे रिजल्ट आते हैं।
लाल बहादुर शास्त्री ने इसमें समर्थन दे दिया आगे जा करके, और फिर फाइनली इंदिरा गांधी का दौर आ गया, लाल बहादुर शास्त्री का देहांत हुआ, इंदिरा गांधी का दौर आया। इंदिरा गांधी के दौर के दौरान इसको एक ऑफिशियल सपोर्ट देकर के ऑफिशियल पॉलिसी के तहत ही ये डिसाइड किया गया कि इंडिया किसी हाल में पहले सेल्फ सफिशिएंसी को अचीव करेगा। तो हमने ये डिसाइड किया कि हम सेल्फ सफिशिएंसी अचीव करेंगे एग्रीकल्चर में, एटलीस्ट इन द कैडर ऑफ द फूड ग्रेन्स। तो व्हीट एंड राइस में हमारा सेल्फ सफिशिएंसी होगा। ऐसे में इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है नॉर्मन बोरलॉ। नॉर्मन बोरलॉ के द्वारा रिसर्च वर्क किए गए थे और एक खास वैरायटी ऑफ व्हीट उगाया गया था जिसे मैक्सिकन व्हीट कहते हैं। अमेरिका में शोध किए गए और मैक्सिकन व्हीट वैरायटी उगाई गई। अब ये जो मैक्सिकन व्हीट वैरायटी है ये ड्वार्फ वैरायटी थी, छोटी, इसे हम कहते हैं द ड्वार्फ वैरायटी ऑफ व्हीट। ओके, अब यही मैक्सिकन व्हीट आज की डेट में अगर आप देखें तो नॉर्मन बोरलॉ बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कहते हैं ना वर्ल्ड लेवल पर। और बोरलॉ इंस्टीट्यूट ऑफ साउथ एशिया, बीसा, सुना होगा आपने इसका नाम, बोरलॉ इंस्टीट्यूट ऑफ साउथ एशिया। भारत में ये सारे प्रोजेक्ट और सारे कैंपेन को भारत में फैसिलिटेट कराने चलाने वाले कौन थे? MS स्वामीनाथन। तो भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर कौन है? MS स्वामीनाथन। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्टें भी आप पढ़ते रहते हो लगातार, और अगर आप योजना और कुरुक्षेत्र को पढ़ने के इंटरेस्टेड छात्र हैं तो आपको स्वामीनाथन के ब्लॉग, स्वामीनाथन के आर्टिकल्स उसमें मिलते रहते हैं। तो नॉर्मन बोरलॉ एंड स्वामीनाथन दो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज हैं। तो भारत में ड्वार्फ वैरायटी ऑफ सीड आ गया, मतलब भारत में जो पहले सीड्स होते थे उनसे जो क्रॉप उगती थी उसमें झाड़ कम होता था, यानी कि ग्रेन्स, दाने कम होते थे, लेकिन वो नेचुरली अकरिंग थे, कई सदियों से उत्पन्न हुए थे, कई तरह के पेस्ट सराउंडिंग टेम्परेचर, प्रेशर, क्लाइमेटिक कंडीशन से लड़ते हुए, तो इसलिए उनको पेस्ट नहीं लगता था। वो अपने सराउंडिंग रीजन में जो वीड उगते हैं, खरपत, हर्ब, उनसे लड़ लेते थे, और वो टेम्परेचर, प्रेशर की सर्ज होने या गिरने से और बरसात की मार से भी बच जाते थे। लेकिन जो नई वैरायटी आई है इसमें उतनी रेजिस्टेंस पावर नहीं है, इसे पेस्ट से डर लगता है, तो पेस्ट कंट्रोल करना पड़ेगा। इंसेक्ट जल्दी पड़ जाता है तो पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड ज़्यादा डालने पड़ेंगे, क्योंकि हमें इसे तीव्र गति से बढ़ाना है, क्योंकि इसकी पोटेंशियल है कि ये इतने दाने पैदा कर सकती है, तो इसे हाई डोजेज ऑफ न्यूट्रिशन देना पड़ेगा जो कि सॉइल में नहीं है, तो फर्टिलाइज़र के डोज देने पड़ेंगे। अब इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र पौधे को तुरंत उपलब्ध हो जाए जड़ों के माध्यम से, इसके लिए वाटर देना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली हमने ग्रीन रेवोल्यूशन के तहत हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स HYVS यूज़ किए, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स हमने यूज़ किए, फर्टिलाइजर्स हमने यूज़ किए, वो भी केमिकल, ओके, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स नहीं है, केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं, एंड वाटर। तो इट इज़ अ ट्रायो, फर्टिलाइजर, वाटर एंड HYS, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, फर्टिलाइजर्स एंड वाटर, इन 3 चीज़ों का ट्रायो है ग्रीन रेवोल्यूशन। इसके माध्यम से हमने नए तरह की क्रांति उत्पन्न की, इसलिए इसको ग्रीन रेवोल्यूशन कहते हैं, और ये 1966-67 में भारत में आई। इसके बाद एग्रीकल्चर का ग्रोथ काफ़ी हो गया, और इसके लिए अब इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट था कि एरिया सेलेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि ये क्रॉप को पेस्ट का रेजिस्टेंस नहीं है, इसे पेस्ट लग सकता है, इसलिए इसे नॉर्थ ईस्टर्न और ईस्टर्न एरियाज़ और वो एरियाज़ भारत के वेस्टर्न एरियाज़ जहाँ पर हैवी रेनफॉल होता है वहाँ पे नहीं लाया जा सकता था, क्योंकि उन एरिया में पेस्ट एक्ट ज़्यादा रहता है, बायोलॉजिकल एक्टिविटी फास्ट रहती है। ऐसे में इसे उसी एरिया में लाया जा सकता था जहाँ पर रेनफॉल का लेवल लगभग 70 सेंटीमीटर के अराउंड रह सके, तो 50 to 70 सेंटीमीटर रेनफॉल वाले एरिया में इसे लाया जा सकता था। ये पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी बनता है। दूसरा इंपॉर्टेंट एरिया, इसे फर्टाइल सॉइल में लगाया जा सकता है, जहाँ पर जैसे एलुवियल सॉइल है, ये इसकी दूसरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था। तीसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था कि इसे बड़े लेवल पर पानी चाहिए, फ्लडेड वाटर। जैसे राइस की वैरायटी की बात करता हूँ तो इसे बड़े लेवल पर पानी चाहिए। अब इसके बाद हमारी बीट पे बात नहीं होगी, बात होगी सिर्फ राइस पे। तो पानी चाहिए बड़े लेवल पर, फ्लडेड वाटर। तो भारत में एक इरिगेशनल कनाल नेटवर्क तो था ही अवेलेबल पहले से, और भारत का फार्मर पंजाब में, तो पंजाब में क्यों लाया गया? क्योंकि पंजाब का फार्मर क्या था? इरिगेशन नेटवर्क, भारत में पंजाब में कनाल इरिगेशन नेटवर्क वगैरह अलाउड, वेस्टर्न यूपी, हरियाणा, पंजाब में ये था। दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, वेस्टर्न यूपी, पंजाब, हरियाणा का फार्मर प्रोग्रेसिव था, तो मैकेनाइजेशन वहाँ पे था, जो इक्विपमेंट्स की ज़रूरत थी इस एग्रीकल्चर के लिए वो वहाँ पे थे, और इन्वेस्टमेंट करने के लिए फार्मर के पास उतनी कैपेसिटी थी। तो ये सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट थे जिसकी वजह से ये यहाँ पर आया। तो फार्मर कैपेसिटी है, फार्मर कैपेसिटी टू इन्वेस्ट, ये बड़ा पॉइंट, क्योंकि फार्मर प्रोग्रेसिव था। मिनिमम यानी कि थ्रेश होल्ड लिमिट ऑफ द मैकेनाइजेशन थी
जिस लिमिट से हमें बिगिनिंग करनी है किसी भी चीज़ की, वो मैकेनाइजेशन का लेवल था। ओके, इसे हम कहते हैं थ्रस्ट, जहाँ से थ्रस्ट उठाना है, टेक ऑफ। तो टेक ऑफ लेवल ऑफ मैकेनाइजेशन था, कहाँ था? पंजाब हरियाणा वेस्टर्न यूपी में। ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तीसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, इरिगेशन रिक्वायर्ड है, ये फ्लडेड फील्ड चाहिए पैडी के लिए, तो इसके लिए कनाल नेटवर्क तो था। पंजाब हरियाणा यूपी में कनाल नेटवर्क था, लेकिन उतना सक्सेसिव कनाल नेटवर्क नहीं था, उतना अच्छा नहीं था जितना चाहिए था। इसकी वजह से एक बात और थी कि ये वह एरिया है पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश का, वेस्टर्न यूपी का, खास तौर पर पंजाब और हरियाणा का ये वो एरिया जहाँ पर ग्राउंड वाटर टेबल बहुत ही रेज्ड था। ग्राउंड वाटर टेबल की समस्या बहुत जटिल थी, यहाँ पर काफ़ी रेज्ड था, और उस ग्राउंड वाटर टेबल को आप टैप कर सकते थे। तो ग्राउंड वाटर टेबल क्योंकि की अवेलेबिलिटी थी, ग्राउंड वाटर टेबल की अवेलेबिलिटी थी। ओके, ये सारी कंडीशंस हैं, और रेनफॉल यहाँ पे लेस था। तो रेनफॉल का कम हो जाना जो कि रिक्वायर्ड है कि पेस्ट का इफेक्ट ना हो। फार्मर के पास कैपेसिटी है इन्वेस्ट करने की कि वो इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर पे इन्वेस्ट कर सके, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स ले सके, और फार्मर एक्सपेरिमेंटल था पंजाब का क्योंकि प्रोग्रेसिव था। टेक ऑफ लेवल ऑफ मैकेनाइजेशन है, इतनी मैकेनाइजेशन तो है कि पॉलिसी हमारी टेक ऑफ हो जाएगी, उसके बाद मैनेज कर लेंगे। कनाल नेटवर्क अवेलेबल है, उसे और एक्सटेंड कर सकते हैं, एंड ग्राउंड वाटर टेबल अवेलेबल है, तो उससे हम इमीडिएटली जो पानी की रिक्वायरमेंट रहती है इस पौधे की वो उसे दे सकते हैं। ये सब कंडीशन थी, तो पंजाब में पूरी तरह से एग्रीकल्चरल लैंडस्केप का मेटामॉर्फोसिस ही हो गया। इसको कहते हैं एग्रीकल्चरल लैंडस्केप ट्रांसफॉर्मेशन हो जाना 100%। आज का भयावह दृश्य ये है कि राइस की खेती के लिए जो एक्चुअल लैंड है, एग्रोक्लाइमेटिक रीजन दैट इज बंगाल, बंगाल में 1 किलो चावल उगाने के लिए आज की डेट में नेचुरली चावल उगता है वहाँ पर, 1 किलो चावल उगाने के लिए 3000 लीटर पानी लगता है। और अगर आप पंजाब में 1 किलो चावल उगाते हैं तो लगभग 4800 लीटर पानी लगता है, 4800 लीटर पानी लगता है, वहाँ पे 3000 लीटर पानी लगता है 1 किलो चावल उगाने के लिए। ऐसे में सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये आ जाता है कि वहाँ पर चावल रेनफॉल बेस्ड है, और यहाँ पर जो चावल को लगने के लिए मिनिमम रेनफॉल रिक्वायरमेंट 125 सेंटीमीटर रेनफॉल चाहिए, 125 सेंटीमीटर रेनफॉल रिक्वायरमेंट है चावल की, वो रेनफॉल 50 सेंटीमीटर में वो चावल लगाया जा रहा है। 125 सेंटीमीटर में चावल लगना चाहिए, 50 सेंटीमीटर की बरसात वाले एरिया में वो चावल लगाया जा रहा है। और दूसरी बात कि इसमें रिक्वायरमेंट भी 4800 लीटर की पानी की है 1 किलो चावल उगाने के लिए। तो ये जो गैप है 125 से 50 का, ये ऐसा एक्सपेक्ट किया गया था कनाल के थ्रू पूरा होगा, लेकिन ऐसा कभी भी हो नहीं पाया। इसे पूरा किया गया बड़ी ज़बरदस्त तरीके से ग्राउंड वाटर से। किसे पूरा किया गया? ग्राउंड वाटर से, क्योंकि एक रिक्वायरमेंट हुआ करती थी ग्रीन रेवोल्यूशन की। ग्रीन रेवोल्यूशन ये कहता है कि आप खेतों को पानी स्विच ऑन और स्विच ऑफ टेक्नोलॉजी से दे सकते हैं। मतलब ऑन द स्पॉट हाई यील्डिंग वैरायटी सीड को पानी चाहिए, जब लगाई है, यू कैन नॉट वेट फॉर द रेनफॉल, बटन दबाया और पानी चाहिए। क्योंकि अगर उसे बिल्कुल समय रहते फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का डोज नहीं मिला, वो वैरायटी खत्म हो जाती, क्रॉप खत्म हो जाती। तो आपको इमीडिएट वाटर चाहिए। इसकी वजह से बड़े लेवल पर यहाँ पर इलेक्ट्रिफिकेशन भी हुआ, बिजली भी आई। पंजाब हरियाणा पंजाब भारत के वो स्टेट हैं जो 100% इलेक्ट्रीफाइड हो गए थे सबसे पहले। हरियाणा वाज द फर्स्ट स्टेट। तो बिजली भी आई, बिजली का तंत्र भी आया, ट्यूबवेल्स भी बनाए जा सके, संक वेल भी बनाए जा सके, क्योंकि लैंड जो था एलुवियल कैरेक्टर का था यहाँ पर, और यहाँ पर इम्परवियसनेस ऑफ द लैंड हाई थी, क्योंकि यहाँ पर सॉइल का नेचर ऐसा था, सरफेस सॉइल का, कि इम्परमिएबिलिटी है। इसकी वजह से पानी जो है आगे अंदर चला जाता था। आई बात समझ में? पानी अंदर चला जाता था, तो एक्विफर्स में पानी स्टोर रहता था। ये सारी चीज़ें एग्जिस्ट कर रही थी पंजाब में। लेकिन अब प्रॉब्लम कहाँ से आई? जो इतनी लंबी कहानी आपको सुनाई, सिचुएशन कहाँ पर आ गई? सिचुएशन यहाँ पर आ गई है कि जब आप बंगाल के मुकाबले, ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट केस स्टडी। आपको इंटरव्यू में तो ये क्वेश्चन एवरी डे एनकाउंटर होता रहता है कि व्हाट इज़ द इशू विद द पंजाब एंड व्हाट इज़ द इशू विद द एग्रीकल्चर ऑफ द पंजाब। जब आप बंगाल से पंजाब कंपैरिजन करते हैं तो वहाँ से पंजाब के रीजन की अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें, यहाँ पे एवेपोरेशन रेट इज़ फास्ट बिकॉज प्रेसिपिटेशन इज़ लो। लेकिन बंगाल में प्रेसिपिटेशन ज़्यादा है। ऐसे में जब एवेपोरेशन यहाँ पे फास्ट है और हम हाईली वाटर इंटेंसिव एग्रीकल्चर कर रहे हैं, दैट इज़ राइस, तो ही तो 4800 लीटर पानी देना पड़ता है, क्योंकि इवेपोरेशन रेट इज़ फास्ट ड्यू टू द ड्राई लैंड सेमी एरिड कंडीशन। लेकिन वहाँ पे इवेपोरेशन रेट इज़ स्लो ड्यू टू द वेट क्लाइमेटिक कंडीशंस। तो वहाँ पर इसलिए 3000 लीटर में ही खेती हो जाती है। समझ आई?
और वो भी नेचुरल है। यहाँ पर ये मैन मेड है, चाहे कनाल के माध्यम से आप दे रहे हैं, चाहे ग्राउंड वाटर के माध्यम से दे रहे हैं। एक तो पहले ही 1800 लीटर की बढ़ोतरी है, दूसरी मैन मेड है, और इवेपोरेशन रेट फास्ट है, तो ये भी इवेपोरेट करेगा तो डोजेज ऑफ द वाटर ज़्यादा है। वहाँ पे डोजेज ऑफ द वाटर कम है, यहाँ पे डोजेज ऑफ द वाटर कम ज़्यादा है। और खेतों की खासियत ये कि 45 डेज फील्ड इनंडेटेड रहनी चाहिए। जो न्यू मोड ऑफ ट्रांसप्लांट ऑफ द पैडी हमने किया है, द ट्रांसप्लांटेशन मेथड, इसके तहत हम पैडी को एक नर्सरी में उगाते हैं, उसकी पनीरी, और बाद में उसको ला करके हम खेतों में लगाते हैं। वो 45 डेज का इनंडेशन मांगता है, यानी कि खेत तर रहने चाहिए 45 दिनों के लिए, और वही वो महीना होता है जिस टाइम सबसे ज़्यादा इवेपोरेशन होता है। इसलिए वाटर रिक्वायरमेंट इज़ वेरी हाई। आई बात समझ में? इससे हुआ क्या? इससे हुआ ये कि बदल गया पूरा सिस्टम। अगर पंजाब की आप बात करते हैं तो पंजाब में लगभग 5.03 मिलियन हेक्टेयर लैंड में एग्रीकल्चर, 5.03 मिलियन हेक्टेयर का पूरा पंजाब है, 5.03 मिलियन हेक्टेयर। इसमें से 83% पर खेती होती है, इसमें से 83% पर खेती होती है। अब अगर इसमें से आप देखें पंजाब का एरिया मेनली जो एग्रीकल्चर करने के लिए जाना जाता है, 10.8 मिलियन एकड़ में राइस कल्टीवेशन हो रहा है, ठीक है, और ये सारा का सारा इरिगेशन बेस्ड है मोस्टली। क्लियर ये बात? तो अब हुआ क्या, प्रॉब्लम कहाँ पर आई? इतनी तेज़ी से आपने वाटर यूटिलाइज कर लिया अंडरग्राउंड का कि आपके पंजाब के अंदर लगभग 138 एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक्स है। उनमें से 110 एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक्स जो हैं उनका पानी जो है ये डिक्लेयर कर दिया गया है कि ओवर एक्सप्लॉइटेड है, वाटर टेबल इज़ ओवर एक्सप्लॉइटेड। उसमें से 6 एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक तो ऐसे हैं जिनको कह दिया गया है कि वाटर डिप्लीटेड। तो 138 एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक्स में से 110 एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक्स का पानी आपका ओवर यूटिलाइज हो चुका है। आई बात समझ में? दूसरा, पानी का एक इंडेक्स होता है जिसे हम इरिगेशन डेवलपमेंट इंडेक्स के तौर पर जानते हैं। इरिगेशन डेवलपमेंट इंडेक्स आपका 175% पे जा रहा है, यानी कि जिस लेवल पर पानी आना चाहिए ज़मीन के अंदर उससे 175 जब इरिगेशन डेवलपमेंट इंडेक्स चला जाए तो मतलब जितना आ रहा है उससे लगभग 100% भी होता, उससे कम होता तो हम ये मानते कि जितना आ रहा है उससे कम वापस जा रहा है। लेकिन 175% पे चला गया है तो आ कम रहा है और 75% ज़्यादा ही वापस जा रहा है। आई बात समझ में? इरिगेशन डेवलपमेंट इंडेक्स अगर 100% होता तो मान लेते कि 10 लीटर आ रहा है, 10 लीटर जा रहा है, वर्षा के माध्यम से 10 लीटर आ रहा है और 10 लीटर जा रहा है। लेकिन यहाँ पर वर्षा के माध्यम से 10 लीटर आ रहा है और 17 लीटर जा रहा है, 17.5 लीटर जा रहा है। इरिगेशन डेवलपमेंट इंडेक्स 175% चला गया। 138 एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक में से 110 एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक आपके चले गए ओवर यूटिलिटी ऑफ द वाटर में। धीरे धीरे पंजाब के एक्वीफर सूखने शुरू हो गए, पंजाब का ग्राउंड वाटर टेबल नीचे जाना शुरू हो गया। यहाँ तक भयावह परिस्थिति आ गई आज पंजाब के अंदर। अगर आप देखें तो 40 सेंटीमीटर एवरी ईयर ग्राउंड वाटर टेबल नीचे जा रहा है। इसके लिए बहुत सारी कंडीशंस जिम्मेदार हो गई, सरकारें सन्न हो गई। जिम्मेदारियाँ क्या थी, कंडीशंस क्या जिम्मेदार थी? कंडीशन ये जिम्मेदार थी कि सबसे से पहले ट्यूबवेल लगाने के लिए परमिशन की आवश्यकता नहीं थी, पहली बात। दूसरी बात, कितना पानी निकाल सकते हैं इसके ऊपर कोई रेगुलेटरी फ्रेमवर्क नहीं था, तो ट्यूबवेल लगाने के लिए अनुमति की ज़रूरत नहीं थी। कितना पानी निकाल सकते हैं इसके लिए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की ज़रूरत नहीं थी ही नहीं। दूसरा, ड्यू टू द पॉपुलिस्ट मेजर्स एंड टू सपोर्ट द फार्मर, ऐसा कह सकते हैं, टू सपोर्ट द फार्मर। देखिए, फार्मर को तो ऑलवेज एक सपोर्ट चाहिए, और आज का लेक्चर हमारा फार्मर के विषय में, फार्मर की सपोर्ट में रहेगा, मैं पहले ही क्लियर कर दूं आपको। लेकिन जब सरकारें समय रहते लॉन्ग टर्म पॉलिसियाँ नहीं अपनाती तब ही फार्मर को शॉर्ट टर्म सपोर्ट देने पड़ते हैं। सरकारों के द्वारा बिजली का बिल माफ़ करने की एक टेंडेंसी पंजाब में अपनाई गई थी, और बिजली के बिल में भी खास तौर पर गाँव की बिजली, जिसमें मोटर की बिजली, ये माफ़ की जाती थी। ऐसे में होता ये था कि धड़ाधड़ पानी चला करके छोड़ दिया जाता था खेतों में। इस बात को नहीं देखा जाता था कि कितनी रिक्वायरमेंट है कितनी नहीं। 8 घंटे तक के लिए खेतों में पानी चलता चला जा रहा है। इसकी वजह से रेकलेस डिप्लीशन ऑफ द वाटर पंजाब में होना शुरू हो गया। इस बात का भी ख्याल नहीं रखा कि पानी, मिट्टी की बढ़तर कैसी है, पानी सीपेज बहुत होता है पंजाब में। पानी जितना भी देते, रेतली मिट्टी है, पानी सीप इन हो जाता है। तो बड़ी तेज़ी से पानी एक्सकावेट किया जाना शुरू हो गया। अब इतनी तेज़ी से जब पानी एक्सकावेट होने लगा, पानी सूखने लगा, सरकारों में हाहाकार मच गया, NGOs खड़ी हो गई, पीने के लिए भी पानी नहीं मिलने लगा। ये समस्या इतनी नहीं थी, ये समस्या बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ी। आगे इसलिए बढ़ी कि बहुत सारे फर्टिलाइज़र्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स खेतों में यूज़ हो रहे थे,
और इतने ज़बरदस्त वे में जब पानी खड़ा रहता था तो उस पानी में वो घुल जाते थे। उनके घुल जाने की वजह से वो सिप इन करके ग्राउंड वाटर टेबल में चले जाते थे। इसके माध्यम से उन खेतों की नियर विसिनिटी में हैवी मेटल्स यूरेनियम एंड आर्सेनिक का कंटेंट बढ़ने लगा। और पंजाब की आज एक जटिल समस्या ये भी है कि पंजाब के पीने के पानी में यूरेनियम आर्सेनिक की मात्रा बहुत सारे ऐसे एरियाज़ में पाए गए हैं जो फार्मिंग एरियाज़ के क्लोज कॉलोनीज़ हैं या विलेजेस हैं। इसकी वजह से आपने पीने वाले पानी को दूषित किया, लोगों में बीमारियां फैलनी शुरू हो गई, यह भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट था। फिर अल्कलाइजेशन की प्रॉब्लम बिगन हो गई, वो मैंने आपको पढ़ाया है कैसे खेतों में पानी खड़ा रह जाने की वजह से, ड्राई लैंड एरिया होने की वजह से इवेपोरेशन प्रेसिपिटेशन को एक्सीड कर गया। इसकी वजह से जो सब सरफेस सॉल्ट हुआ करते थे वो सारे सरफेस के ऊपर आ गए कैपिलरी एक्शन के माध्यम से। ये सारा मैं आपको पढ़ा चुका हूँ पहले। उसकी वजह से सरफेस के ऊपर सॉइल के ऊपर सॉल्ट लेयर जमने लगी, पीएच लेवल जो है वो बड़े लेवल पर 7 के अबव जाने लगा। सॉइल 7, 8, 9, 10, 11 कुछ एरिया में 12 और 13 तक चली गई, एल्कलाइन हो गई। इसे हमने ऊसर भूमि, रेह भूमि, कलर भूमि कहना शुरू कर दिया। कई समस्याएं होने लगी, पंजाब में हाहाकार होने लगा। सबसे बड़ी समस्या वाटर डिप्लीशन की होने लगी। इसको लेकर के पंजाब सरकार के द्वारा 2009 में पंजाब प्रिजर्वेशन ऑफ द सब सॉइल वाटर एक्ट लाया गया। पंजाब प्रिजर्वेशन ऑफ सब सॉइल वाटर एक्ट तो 2009 ये कहा गया कि भाई पहले ऑर्डिनेंस लाया गया, बाद में एक्ट पास किया गया। ये कहा गया कि सब सॉइल वाटर लेवल को हमें प्रिजर्व करना है। तो इसके लिए नियम बनाया गया कि कोई भी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के प्रिस्क्राइब्ड टाइम के अलावा पैडी कल्टीवेशन नहीं कर सकता। अगर उस बताए हुए समय से पहले आप पैडी कल्टीवेट करते हो तो एग्रीकल्चरल ऑफिसर को ये ताकत है कि वो आपकी जो पनीरी लगाई है अपने खेतों में, नर्सरी जो लगाई है, वो उसको ख़राब कर सकता है। और अगर आप फिर भी वायलेट करते हो तो फिर आपके वाटर का कनेक्शन काटा जा सकता है। ये नियम लाया गया। और डेट हर साल पंजाब गवर्नमेंट डिसाइड करती थी। ऑन एन एवरेज ये डेट रहती थी 15 जून। तो ये तय किया गया कि ऑनसेट ऑफ द मानसून, यानी कि पैडी कल्टीवेशन का टाइम मानसून से कोइंसाइड करना चाहिए। पैडी कल्टीवेशन का टाइम मानसून से कोइंसाइड करना चाहिए। तो जून के 15 तारीख के अराउंड आप खेती करेंगे। ऐसा ही हरियाणा, पंजाब और वेस्टर्न यूपी ने ये अपना लिया। इसके तहत पूरी तरह से पंजाब का एग्रीकल्चर लैंडस्केप फिर बदला। पहला लैंडस्केप बदला कि हमने अपनी नेचुरल एग्रोक्लाइमेटिक जो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस उनको चेंज किया। ड्यू टू द ग्रीन रेवोल्यूशन हमें उत्साहित किया गया, उसकी वजह से हमने बड़े लेवल पर पैडी लगानी शुरू की। उसकी वजह अब ये चेंज एक जो आया है ग्राउंड वाटर टेबल को प्रिजर्व करने के लिए, इसकी वजह से अब हमें कहा गया कि 15 जून के पहले आप खेती नहीं लगा सकते। जबकि अब तक क्या होता था, खेत में अप्रैल में चावल लग चुका होता था। तो अब अप्रैल का मंथ गया, मई का मंथ गया, जून के भी 15 दिन गए, 2.5 महीने का अंतर पड़ गया। 2.5 महीने का अंतर पड़ जाने की वजह से जो राइस है इसको एक समय तो पूरा चाहिए परिपक्व और पकने के लिए। इसकी वजह से अब आप सट्ठी चावल नहीं लगा रहे, क्योंकि वो तब लगाया जाता था जब आप 2-3 क्रॉप्स आप निकालने का प्रयास करते थे। अब ये जो चावल है फाइनली इसकी हार्वेस्टिंग का टाइम आता है मिड ऑफ अक्टूबर, क्योंकि आपने लगाया ही जून में। अब मिड ऑफ अक्टूबर में जब इसका राइस का टाइम आता है तो हम इस मजबूरी में आता है पंजाब का फार्मर कि उसे किसी हाल अपनी अगली जो क्रॉप लगानी है इसके बाद वो मिड ऑफ अप्रैल में काटनी ही है, जब टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस होता है। क्योंकि इससे थोड़ी भी एक्सटेंड हुआ टाइम तो उसकी क्रॉप गई वो वाली। वो क्रॉप कौन सी है? व्हीट। यानी कि किसी हाल पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी के फार्मर को, खासतौर पंजाब के फार्मर को मिड अक्टूबर में पैडी कल्टीवेशन के बाद नवंबर फर्स्ट वीक में हर हाल व्हीट लगानी ही होती है, क्योंकि व्हीट 140 दिनों की क्रॉप है। इससे डिले अगर हम करेंगे तो ये अप्रैल वाला विंडो हमें नहीं मिलना। इससे डिले हम अगर करेंगे तो अप्रैल वाला विंडो हमें नहीं मिलना, ये बड़ी बात है। और अगर अप्रैल वाला विंडो हमें नहीं मिला, 35 डिग्री सेल्सियस वाला टेम्परेचर वाले टाइम पे हमने क्रॉप हार्वेस्टिंग नहीं की और वीट का टाइम इधर से एक्सटेंड हुआ और उधर बढ़ती है, तो वीट में मॉइस्चर का कंटेंट बढ़ेगा। और अगर वीट में मॉइस्चर का कंटेंट बढ़ा तो वीट गई, क्वालिटी गई उसकी, और बाजार में बिकेगी नहीं। तो 140 दिनों की इतनी लंबी क्रॉप मजबूरी है कि अप्रैल में काटनी है मिड में, तो मिड बिगिनिंग ऑफ द नवंबर इज मैंडेटरी डेट फॉर द सोइंग। और इसी समय में खेतों में आपको एक सनलाइट एंड हीट की ज़रूरत होती है। और पंजाब, वेस्टर्न यूपी एंड हरियाणा की मजबूरी कि नवंबर और दिसंबर के मिड में ही ये दिन होते हैं। उसके बाद इंटेंस कूलिंग एंड फॉग का टाइम आ जाता है, फिर आप नहीं कर सकते। क्यों?
क्योंकि दिसंबर मिड के बाद से जनवरी फरवरी में वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की बरसातें आती हैं, उस टाइम पर एक लेवल पे वीट का ग्रोथ हो चुका होना चाहिए, तब उसको दाना पड़ने का समय आना होता है। तो दाना बेटर तभी पड़ेगा अगर लाइट फ्लैश करेगी एटमॉस्फेयर में, उससे नाइट्रोजन मिलता है किनको, बीजों को। ये बड़ी टेक्निकल बात थी, पूरा एक चेन है। बचा क्या आपके पास, मिड अक्टूबर से बिगिनिंग ऑफ नवंबर, ओनली 15 डेज विंडो। दिस इज द प्रॉब्लम, दैट्स 15 डेज विंडो। दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ द फार्मर ऑफ द वेस्टर्न यूपी, हरियाणा एंड पंजाब। 15 दिन की विंडो बच गई आपके पास सिर्फ, जबकि पहले ऐसा नहीं होता था। ये सारी विंडो बचने का कारण क्या रहा, क्योंकि हम ग्रीन रेवोल्यूशन के बेसिस पर पैडी की कल्टीवेशन कर रहे हैं, नेचुरल फार्मिंग नहीं हो रही है। और इस 15 दिन की विंडो के दौरान क्या होता है कि आप जब उस मिड अक्टूबर में, ये खरीफ के सीजन में खरीफ क्रॉप होती है पैडी, खरीफ जो गर्मियों में लगा के सर्दियों में काटी जाती है, खरीफ के सीजन में लगा करके वो जो पैडी है, इसको जब आप काटते हैं मिड अक्टूबर में, तो इसका रेजिड्यू जो बचता है 24-24 सेंटीमीटर का, आप उसको नेचुरली डिकम्पोज होने के लिए टाइम नहीं दे सकते, क्योंकि उसे नेचुरल डिकम्पोज होने के लिए मिनिमम रिक्वायर्ड है 1.5 से 2 महीना। इट इज़ अ नेचुरल डिकम्पोजिशन टाइम। पहली बात। ऑप्शन क्या है, उसे इमीडिएटली क्लीन अप करना। इमीडिएटली क्लीन अप करने का ऑप्शन क्या कह रहे हैं साइंटिस्ट, क्या कह रहे हैं, जस्ट ट्राई टू प्लो बैक इट ऑन द फील्ड। खेतों में वापस मिलाओ। खेतों में वापस कैसे मिला दें, पैसे भी चाहिए उसके लिए, मशीनें चाहिए बहुत सारी, उनके नाम हैं अलग अलग। चॉपर आता है, रोटावेटर आता है, हैप्पी सीडर आता है, स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम SMS आता है। ये सारे इक्विपमेंट्स अगर आपको लेने हैं 4 से 4.5 लाख रुपए का खर्चा है, सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट ऑन द इक्विपमेंट्स। और इन्हें ऑपरेट करने के लिए बेसिक हॉर्स पावर ऑफ द ट्रैक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा चाहिए, दैट इज समवेयर अराउंड 80 बेसिक हॉर्स पावर का ट्रैक्टर। उसकी कॉस्ट किराए की आ जाती है 800 रुपये से 1000 रुपया, ऊपर से डीजल है और फिर इक्विपमेंट की सर्विस है। ये सारा कुछ करा करके वो जो एक किसान है उसे 1 एकड़ में ही इस स्टबल को ट्रीट करने के लिए, बिछाने छितराने के लिए लगभग 4500 रुपये का खर्च आता है, 4500 रुपये का खर्च आता है। ही कैन नॉट बेयर दैट कॉस्ट एट ऑल। ओके, ये पिक्चर क्लियर हुई। इट इज़ नॉट अ क्लियर कट केस की गाड़ी और ट्रेन से गुजरते हुए मिनरल वाटर की बोतल से पानी पीते हुए कहो कि ये किसान कभी गंवार सुधरेंगे नहीं, ये आग लगाते ही रहेंगे, पर्यावरण का कुछ ख्याल नहीं। मुद्दे की बात है वो भोजन दे रहे हैं आपको, आप विचार करो कि आप क्या दे रहे हो उन्हें। वो क्यों आग लगाना चाहेंगे, वो क्यों इस तरह से नुकसान करना चाहेंगे। अब आते हैं लार्जर पिक्चर पे। परसेप्शन क्रिएट हो गया, लार्जर पिक्चर बनाए। अब नाउ लेट्स मूव टू द कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर। देखिए, जब हम बात कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर की करते हैं तो अब वापस आना होगा, किस पे आना होगा। when you are answering the MCQs, when you are writing a mains answer, or you are giving, or you are going to appear into the interviews, you have to support your cause with authenticated reasons and the sources or the different facts. उसके अकॉर्डिंग अगर हम चीज़ों को देखें तो कहानी कैसे मोल्ड होती है। देखिए, फार्मर से जब जाकर के बात करो कि ये परिस्थिति तुम्हारी कैसे आई, पंजाब के फार्मर से मिलना, पुराने फार्मर से आप बात करोगे तो ये कहेगा ये परिस्थिति कैसे आई, वो सीधा कहेगा 1966-67 के बाद आई है। कैसे आई है आज मैं समझा देता हूँ। सबसे बड़ी बात, सबसे पहली इस परिस्थिति के आने का कारण ये हुआ कि गवर्नमेंट के द्वारा उस समय में सबसे पहले तो सब्सिडाइज्ड इनपुट्स दिए गए, सब्सिडाइज्ड क्रॉप इनपुट्स, जिसमें हाई यील्ड वैरायटी सीड रहती थी, जिसमें फर्टिलाइजर रहते थे, आज भी तो देते हैं ना, फर्टिलाइजर्स रहते थे, और वाटर, तो वाटर भी सब्सिडाइज्ड ही था। नहरों का पानी, ट्यूबवेल का पानी, बिजली माप, पंप सेट पे सब्सिडी, ये सारी चीज़ों पे। तो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड, फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड एंड वाटर, ये सब्सिडाइज दिया गया, तो इनपुट सब्सिडाइज दिया गया। और दूसरा मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी दिया गया, माने प्रोक्योरमेंट भी की गई। तो प्रोक्योरमेंट भी है बिकॉज देयर इज अ रेम्यूनरेशन व्हेन यू आर गिविंग मिनिमम सपोर्ट प्राइस, दैट यू आर गिविंग रेम्यूनरेशन टू द फार्मर। This lecture will help you a lot in the upcoming lectures that we are going to deal, that is green revolution or agriculture. So when you are giving minimum support price to the farmer on the crop, that you are providing remuneration, you are giving guaranteed procurement,
ऑथेंटिक प्रोक्योरमेंट बाय द फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया FCI गोडाउन्स। अब इनपुट भी सब्सिडाइज आ रहा है और एमएसपी भी उस क्रॉप पे मिल रहा है, इसकी वजह से वो क्रॉप हैम्पर हो गई जिसके ऊपर एमएसपी भी नहीं है और सब्सिडी भी नहीं है। इसकी वजह से डाइवर्सिफाइड क्रॉप गया, डाइवर्सिफाइड क्रॉप्स गए और क्या आ गए, मोनोक्रॉप्स, मोनोक्रॉप। तो मोनोक्रॉप का एक विशियस साइकिल चलेगा, वीट पैडी, वीट पैडी, वीट पैडी, वीट पैडी, हर साल यही सर्कल होने लगा। जबकि भारतीय किसान ऐसा नहीं है और पंजाब हरियाणा किसान तो बिल्कुल भी ऐसे खेती नहीं करता था, मोनोकल्चर नहीं हुआ करता था, डाइवर्सिटी ऑफ द क्रॉप रहती थी। और इफ अगर आप मुझसे आज पूछें कि व्हाट इज द सोल्यूशन टू द स्टबल बर्निंग, माय फर्स्ट आंसर विल बी द डाइवर्सिटी इन द एग्रीकल्चर। वी नीड टू प्रेफर डाइवर्सिफाइड एग्रीकल्चर, वी नीड टू डिस्कार्ड द मोनोकल्चर पैटर्न, मोनोक्रॉपिंग। आप पूछेंगे सर जब आपने इतनी समस्याएं बता दी कि पंजाब में चावल से इतनी समस्याएं, तो बंद क्यों नहीं करते थे पंजाब का चावल? और आएंगे ना ऐसे सवाल आएंगे आपके मन में, मैं आंसर करूंगा। ओके, इतनी बात समझ में आई। अब ये मोनोक्रॉप एक अपने आप में नेगेटिव चीज है, इससे एक विशियस साइकिल चला। क्या चला? इससे विशियस साइकिल ये चला कि हमने क्रॉप लगा दी हाई यील्डिंग वैरायटी सीड, उसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा वाटर प्रोवाइड करना है, ज़्यादा से ज़्यादा वाटर, ज़्यादा से ज़्यादा फर्टिलाइजर, ज़्यादा से ज़्यादा डोजेज ऑफ इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड। इससे हाई यील्डिंग वैरायटी सीड को जब हमने ज़्यादा से ज़्यादा वाटर और अदर इनपुट दिए तो इससे क्या बढ़नी है? यील्ड। इससे क्या बढ़नी है? यील्ड। जब यील्ड बढ़ेगी तो क्या बनेगा? इनकम। जब यील्ड बढ़ेगी मेरे बच्चों, जब पैदावार बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगा? इनकम। जब भी किसी चीज़ की इनकम बढ़ेगी तो उस चीज़ में इंटरेस्ट बढ़ेगा लोगों का। जब इंटरेस्ट बढ़ेगा तो उसमें इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा ना। इन्वेस्टमेंट क्या बढ़ेगा कि दैट प्रोसेस इज वेरी फास्ट, वेरी फास्ट प्रोसेस। तो अब हमें इसमें जब मुनाफा दिख रहा है तो इसे हम दो स्केल पे उठाएंगे, ऐसा फार्मर कहेगा। फर्स्ट वी नीड टू डू इट एक्सटेंसिवली, जितना एरिया एक्सपेंड कर सकते हो करो। एंड सेकंड, जितना घना कर सकते हो, जितना गहरा, इंटेंस। खेत देखना पंजाब के, अगर आपको पैडी और वीट के बीच में कुछ दिख जाए तो मुझे बता देना। हाँ, खेतों के कॉर्नर में थोड़ी बिखरी बिखरी सी लगती है, लेकिन सेंटर में इट इज़ द डेंस कल्टीवेशन। दिस इज द मोस्ट इंटेंसिव एग्रीकल्चर ऑफ इंडिया, वेरी इंटेंसिफाई एग्रीकल्चर। अब इतना इंटेंस और इतना एक्सटेंस एग्रीकल्चर करना है, that too in a short period of time. For that you need mechanization, for that you need mechanization. Okay, आपने मैकेनाइजेशन किया क्योंकि हाई यील्डिंग वैरायटी सीड वाटर दिया तो यील्ड बढ़ी, यील्ड बढ़ी तो इनकम बढ़ा, इनकम बढ़ा तो इंटरेस्ट बढ़ गया फार्मर का, एक्सटेंस एंड इंटेंस कर दिया, उससे फिर इन्वेस्टमेंट तो बढ़ेगी और इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है मैकेनाइजेशन पे, और मैकेनाइजेशन पे इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है तो लेबर खत्म हो गई, लेबर की जरूरत नहीं रही। वो फार्मिंग पंजाब और हरियाणा वेस्टर्न यूपी की जो बेस्ड ही लेबर पे थी। फार्मिंग इज अ लेबर इंटेंसिव प्रोसेस, यू नो वेरी वेल, इट इज अ लेबर इंटेंसिव, बट यू आर सिंपली निगेटिंग द लेबर बिकॉज यू आर डूइंग मैकेनाइज्ड एक्टिविटीज। लेबर फ्री फ्री फ्री, लेबर चली गई, उसको कंपनसेट करने के लिए यू आर डूइंग मोर मैकेनाइजेशन, और मैकेनाइजेशन किया, लेबर और चली गई। तो आज की डेट में मैकेनाइजेशन इज अ श्राप। यहां से आती है अगली प्रॉब्लम, मैकेनाइजेशन इज अ श्राप बिकॉज वी आर हैविंग डायर लैक, अल्टीमेट लैक ऑफ द लेबर। हमें किस चीज की कमी चल रही है इस समय? बहुत जबरदस्त, लेबर। अब लेबर जब भी कम होगी मार्केट में तो क्या हो जाएगी? बड़ी कॉस्टली। लेबर क्या हो जाएगी? बड़ी कॉस्टली। पहला एस्पेक्ट ये, तो लेबर इज शॉर्ट, लेबर शॉर्टेज, ड्यू टू दैट लेबर इज कॉस्टली, बट नॉट like this only. 1970s and 2017, can you imagine? There are so many labor laws. There is a minimum wage legislation by the government of India, so wages are always already very high, so now we need to pay higher wages, so wages are high, according to that cost is high, then again labor is costly. So due to the shortage labor is costly, due to the high wages labor is costly. So labor is very costly, और इस लेबर को कॉस्टली बनाने का प्रोसेस किसने फॉलो किया? ग्रीन रेवोल्यूशन, क्योंकि वी प्रेफर्ड मोनोकल्चर, उसकी वजह से ये सारा प्रोसेस हुआ। आज हमारे पास मैकेनाइजेशन है, मैकेनाइजेशन की वजह से हमने क्या कर दिया?
जो कभी होता ही नहीं था। इन अ ईयर नाउ वी आर डूइंग मल्टीपल क्रॉपिंग। अगर हम थोड़ा पंजाब से हट के उठाएंगे इस इशू को, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज दिन तक पंजाब भारत में ये नहीं पाया गया था कि वीट का रेजिड्यू भी जलाया जा रहा है। Nowadays the biggest problem suffering our country is there is a 22% lack of the fodder in our country and we are burning the wheat stubble. Look at the pathetic situation. We are having 22% deficiency of the fodder for the animal and we are burning the wheat stubble. ये भी नहीं कंसिडर कर रहे कि wheat stubble is very good as a fodder. Rice stubble is not good for the fodder, that's why उसे जलाया जाता है, लेकिन wheat का stubble नहीं जलाया जाता है। ओके क्योंकि जो राइस का स्टबल रहता है इसमें बड़े पैमाने पर सिलिका एंड लिग्निन रहता है, एंड सिलिका इज लिग्निन इज नॉट गुड फॉर द एनिमल, दे आर नॉट डाइजेस्टिबल, दैट्स वाई इसे बर्न नहीं किया जाता। ये सारा समझाना है अभी, एक एक साइंस का प्रश्न का उत्तर करेंगे इसके अंदर आपका टेक्निकल। ओके इसको समझ आया आपको? तो मल्टीपल क्रॉपिंग एक साल में अगर 3-3, 4-4 फसलें निकाल रहे हो तो यू आर हैविंग वेरी लेस टाइम फॉर द नेक्स्ट क्रॉप, तो यू नीड मोर मैकेनाइजेशन मतलब लेस लेबर अवेलेबल, क्योंकि लेबर वहां से पलायन कर रही है, लेबर जा रही है, लेबर वहां पे कहां पर रहेगी? नॉट एट ऑल पॉसिबल। इतनी बात समझ में आई? हमने लेबर घटा दी, कोई दिक्कत की बात नहीं, घटा दी। ये एक यूनिवर्सल फेनोमेना ही है कि लेबर घटा दी। दूसरा फेनोमेना भारत में एक खास कंसेप्ट, पंजाब हरियाणा वेस्टर्न यूपी में 1967-70 के बाद जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया, उसके बाद उसी ग्रीन रेवोल्यूशन को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर फार्म इक्विपमेंट्स आए, क्योंकि मैकेनाइजेशन आया। उसी मैकेनाइजेशन को सपोर्ट करने के लिए हैंड टूल्स, रिपेयर वर्कशॉप्स, स्पेयर पार्ट्स के तौर पर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज आए भारत में, पंजाब में। तो पंजाब में लुधियाना, जलंधर ये मेन सेंटर बन गए स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज के। यही कारण है कि मंडी गोविंदगढ़ बहुत बड़ा सोर्स बन गया स्क्रैप का, क्योंकि यहाँ के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जैसे लुधियाना के, जलंधर के और हिमाचल प्रदेश के, ये वो माइनिंग होती है, जैसे जो छत्तीसगढ़, झारखंड और बाकी एरियाज में, वहाँ से आए हुए लोहे की जगह प्रेफर कर देते हैं मंडी गोविंदगढ़ में आया हुआ यूज्ड आयरन स्क्रैप। तो इसलिए बड़े लेवल पर स्क्रैप मंडी वहाँ पर खुली, तो वहाँ पर इन फैक्ट्रियों का स्क्रैप बिकता भी है, वहाँ से स्क्रैप खरीदा भी जाता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू इक्विपमेंट्स, न्यू स्पैनर्स, न्यू हैंड टूल्स। तो आप यहाँ पर देखेंगे बड़े लेवल पर हैंड टूल इंडस्ट्रीज लगी, अब हैंड टूल इंडस्ट्रीज भी यहाँ पर आ गई। यही कारण है कि पंजाब का बच्चा इंजीनियरिंग की तैयारी करता है +1 +2 नॉन मेडिकल, क्योंकि यहाँ पर इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज आई। सारी हैंड टूल इंडस्ट्रीज आप देख लीजिए यहाँ पर लगा हुआ क्लस्टर। जलंधर इज़ द लार्जेस्ट हैंड टूल क्लस्टर, इंडिया लेवल पे ही नहीं वर्ल्ड लेवल पे जाना जाता है। आई बात समझ में? हैंड टूल इंडस्ट्री, चाबियाँ, पाने, सब कुछ हो गया यहाँ पे, चाबियाँ पाने बनने लगे। चाबी पाने जानते हो ना, ये सारा हैंड टूल क्लस्टर यहाँ पर आया। एग्रीकल्चर यहाँ पे प्रोग्रेसिव है। ऐसे में यूपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ में विकास किया नहीं, एग्रीकल्चर डेवलप्ड हुआ नहीं उस लेवल पे, और इंडस्ट्री भी वहाँ पर आई नहीं। कई सारे रीजंस रहे, तो वहाँ से लोग बड़े लेवल पे पंजाब में माइग्रेट करते रहे, क्योंकि इनकी आमदनियाँ बढ़ने लगी थी, ये मैकेनाइज हो गए। तो इनके जो संतानें थी पंजाब के किसानों की, पैसा अधिक बढ़ जाने की वजह से खेतों से बाहर आ गए, खेती नहीं कर रहे। कम कीमत पर अब खेती कौन करे? जिसके पास एम्प्लॉयमेंट की नीड है, तो वो वहाँ से आए माइग्रेंट। तो पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी की खेती माइग्रेंट लेबर पे टिकी हुई, खासतौर पर पंजाब की। जब लेबर माइग्रेंट है तो लेबर की अवेलेबिलिटी का टाइम कोइंसाइड कर जाता है उनके होम टाउन में, उनके कस्टम कल्चर वैल्यूज़ के साथ। और अक्टूबर नवंबर पंजाब में एक वो सीज़न है जिस समय में मैक्सिमम लेबर वापस जा रही होती है। मैक्सिमम लेबर हरियाणा, यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड वापस जा रही होती है। और यही वो समय है जब हमें कहा जा रहा है कि स्टबल को मैनेज करो। एक तो यूनिवर्सल लैक है लेबर का, और दूसरा ये वो सीज़न में कोइंसाइड कर रहा है जिस सीज़न में लेबर को वापस जाना है। ये दो कंडीशन अवेलेबल हो जा रही है, क्योंकि आवर फार्मिंग इज़ कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन द माइग्रेंट लेबर। उसका रीज़न है कि एक तो हमारे पंजाब में मैकेनाइजेशन की वजह से आमदनी बढ़ी, तो खेतीबाड़ी के किसानों के बेटों ने खेतीबाड़ी आगे करना छोड़ा, और दूसरा यहाँ पर कई सारी घटनाएं हुई, 1984 की घटनाएं हो गई, इसकी वजह से माइग्रेशन बहुत हो गया, यहाँ से लोग फॉरेन चले गए। और बड़े लेवल पर यही वर्ग था जिसका कुनबा परिवार फॉरेन चला गया, यह भी एक खासियत हो गई। और बहुत बड़ा एक ये भी वर्ग था कि अगर आप कल को बहुत सारी कहानियाँ पढ़ते हो कि पंजाब नशे में क्यों डूबा, उसका आधार है ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से मैकेनाइजेशन हुआ, और मैकेनाइजेशन की वजह से ही एग्रीकल्चरल एम्प्लॉयमेंट रिड्यूस हुआ है, और उसके रिड्यूस होने की वजह से ही आज लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो जनरेट हुआ है, उसकी वजह से बड़े लेवल पर यूथ नशों में ट्रैप हुआ है। ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ये सब हम कभी पढ़ेंगे डिटेल में जा करके।